अब देखिए, जब हम भारत के भूगोल के बारे में बात करते हैं बेटा, तो भारत का भूगोल आपके प्री का भी भाग है और आपके मेंस का भी भाग है। अब अगर हम प्री की बात करते हैं तो 2025 में आपसे भारत के भूगोल के ऊपर एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, जो बड़ी सरप्राइजिंग सी, बड़ी अचंभे वाली बात थी, क्योंकि ये लोग ऐसा करते नहीं हैं। लेकिन अगर हम लोग 2020 से लेके 2024 तक देखते हैं, तो औसतन आपसे भारत के भूगोल से 5 से 6 प्रश्न प्री में पूछे जाते थे। तो आगे भी आप यही मान सकते हैं कि लगभग आपसे 5 से 6 प्रश्न प्री में पूछे जाएंगे। ये प्रश्न कहां कहां से आते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। मेंस में ज्योग्राफी आपके 2 पेपरों में आती है। GS 1 में आती है, GS 3 में आती है। 1 में बेटा भारत का भूगोल भी आता है, भौतिक भूगोल भी आता है और विश्व का भूगोल भी आता है। तीनों आते हैं। जबकि अगर हम पेपर 3 में देखते हैं, तो पेपर 3 में बेटा सिर्फ और सिर्फ भारत का भूगोल आता है। यानी कि भारत का भूगोल एक ऐसा भाग है ज्योग्राफी का, भूगोल का, जो आपके दोनों पेपरों में आता है। पेपर 1 में अगर हम लोग आजकल देखें, तो जो ज्योग्राफी का भाग है वो लगभग 80 से 90 मार्क्स का आ रहा है। और पेपर 3 में अगर हम लोग देखें, तो ज्योग्राफी का जो भाग है वो लगभग 30 से 40 नंबर का आ रहा है। यानी कि आप लोग ये मान सकते हैं कि कुल मिला के जो ज्योग्राफी आएगी वो 100 से 120 नंबर की आएगी मेंस में। और इस 100 से 120 नंबर में से लगभग आधा भाग, यानी कि 40 से 50 नंबर बेटा भारत के भूगोल से। यानी कि अगर हम लोग मेंस के हिसाब से देखते हैं, तो मेंस के हिसाब से बेटा भारत का भूगोल आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी। अब जो यूपीएससी ने पैटर्न कर दिया है, उस पैटर्न के हिसाब से भारत के भूगोल से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहले जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते थे वो भौतिक भूगोल से पूछे जाते थे, लेकिन अब भौतिक भूगोल कम होता चला जा रहा है और भारत का भूगोल बढ़ता चला जा रहा है। तो ये तो पहली बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि आपके एग्जाम में भारत का भूगोल आपके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब अगर हम लोग बुक्स की बात करते हैं, पुस्तकों की बात करते हैं, तो आपको भारत के भूगोल के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी 9th की, 10th की और 11th और 12th की। आप लोग जानते होंगे 2 भाग आते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। आपको दोनों का भाग दूसरा पढ़ना है, पहला भाग नहीं पढ़ना है। पहला भाग जो है वो सिद्धांतों से संबंधित है, दूसरा भाग जो है वो भारत से संबंधित है। तो आपको दूसरा भाग पढ़ना है। दूसरी बात, अगर आपको पीसीएस देना है, तो पीसीएस में ना वो बहुत सारे आपसे तथ्य पूछते हैं, फैक्ट्स पूछते हैं, जो यूपीएससी में नहीं पूछे जाते हैं। बल्कि ये यहाँ पे हम लोग भी बात कर रहे थे, एक और भी बड़ा इंडिकेशन दिया है यूपीएससी ने, एक और भी बड़ा संकेत दिया है कि अब यूपीएससी आपसे तथ्य और भी कम पूछेगा। अब यूपीएससी को सिर्फ सिद्धांतों से मतलब है, सिर्फ कॉन्सेप्ट से मतलब है। तो अगर पीसीएस देना है जिसमें तथ्य पूछे जाते हैं, तो उन तथ्यों के लिए बेटा एक किताब आती है,
जिस किताब का नाम है पेरियार भारत का भूगोल। आप ये किताब पढ़ सकते हैं। वैसे ज्यादातर बातें मैं क्लास में ही बता दूंगा, लेकिन फिर भी जो कुछ बातें फैक्ट्स के हिसाब से रह जाएंगी, तथ्यों के हिसाब से रह जाएंगी, वो अगर आप पीसीएस देना चाह रहे हैं तो आप इस किताब में से पढ़ सकते हैं। इनके अलावा आपको कोई और किताब, कोई और पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी लोग पढ़िएगा, चाहे आपको यूपीएससी देना है चाहे पीसीएस देना है। ये सिर्फ पीसीएस वाले पढ़िएगा, यूपीएससी वालों को ये किताब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यूपीएससी में वो कोई फैक्ट नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि फैक्ट को लोग कम ही करते चले जा रहे हैं। अब अगर हम लोग पाठ्यक्रम की बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं कि हमें भारत के भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, तो बेटा भारत का भूगोल 3 भागों में विभाजित है। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहां पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहां पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40+ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी आईएएस, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। पहले तो भारत से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, जो बेसिक सिद्धांत हैं, जो हम लोगों को पढ़ने हैं। इसके बाद भारत का भौतिक भूगोल है, जो हम लोगों को पढ़ना है। और इसके बाद भारत का आर्थिक व मानव भूगोल है, जो हम लोगों को पढ़ना है। ये 3 चीजें हैं। अब अगर हम लोग बेसिक सिद्धांतों की बात करते हैं, मूल सिद्धांतों की बात करते हैं, तो मूल सिद्धांतों में हमें छोटी छोटी बातें समझनी है। जैसे भारत की स्थिति समझनी है कि भारत कहाँ पर स्थित है, भारत का आकार समझना है, भारत की जनसंख्या समझनी है, कुल जनसंख्या। ये सब तथ्यों वाली बातें हैं। भारत के पड़ोसी देश समझने हैं, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। ये सब बिल्कुल बेसिक बातें हैं जिनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। एक बात याद रखिएगा, यहां से प्रश्न नहीं पूछा जाए, आता नहीं यहां से, यूपीएससी तो बिल्कुल नहीं आता। लेकिन क्योंकि ये सब सिलेबस में लिखा हुआ है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। भौतिक भूगोल की बात करते हैं। भौतिक भूगोल हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। भौतिक भूगोल में हमें भारत के भौतिक विभाजन पढ़ने हैं, जो सबसे जरूरी है, जिसमें हम लोग पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, इन सब के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हमें भारत की जलवायु पढ़नी है, जलवायु भी हमारे लिए जरूरी है। हालांकि भारत की जलवायु का कुछ भाग हम लोग जलवायु विज्ञान में भी पढ़ेंगे। भारत की जलवायु की सबसे प्रमुख विशेषता मॉनसून है, और मॉनसून का क्या सिद्धांत है ये हमें जलवायु विज्ञान में समझ में आएगा। यहाँ पे कई लोग होंगे जिन्होंने जलवायु विज्ञान पढ़ रखा होगा, उन्हें याद होगा हम लोगों ने मॉनसून की बात जो है वो जलवायु विज्ञान में करी थी।
इसके बाद जब हम लोग भारत के आर्थिक व मानव भूगोल के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर बेटा हमें भारत के संसाधनों के बारे में पढ़ना है। भारत में कौन कौन से संसाधन मौजूद हैं, भारत के उद्योगों के बारे में पढ़ना है। भारत में कौन कौन से उद्योग हैं, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत संरचना के बारे में पढ़ना है। भारत में किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, और भारत के जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ना है। भारत में जनसंख्या वितरण किस प्रकार हो रखा है, और इस प्रकार का जनसंख्या वितरण हमें देखने को क्यों मिलता है। तो ये कुछ प्रमुख चीजें हैं जो हमें आर्थिक भूगोल में पढ़नी है। इसके अलावा आजकल ये लोग दो चीजों के ऊपर आपसे थोड़े प्रश्न ज्यादा पूछ रहे हैं, तो हमें उसके बारे में भी बात करनी पड़ेगी आर्थिक भूगोल में। एक ये आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं पर्यटन के ऊपर, और एक ये आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ऊपर। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में अभी मुझे पता लगा था, आप लोगों की इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास चल रही थी, आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में भी पढ़ा होगा और आप इकोनॉमी में भी पढ़ेंगे। तो ये हम लोगों का पाठ्यक्रम है। पहले तो लोकेशन यानी कि स्थिति, फिर साइज यानी कि आकार, फिर टोटल पॉपुलेशन यानी कि कुल जनसंख्या, फिर पड़ोसी देश यानी कि नेबरिंग कंट्रीज। इसके बाद भौतिक विभाजन है, इसके बाद जलवायु है, इसके बाद संसाधन है, उद्योग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जनसंख्या वितरण है, पर्यटन है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। एक सबसे जरूरी बात मैं आर्थिक और मानव भूगोल में लिखना भूल गया, कृषि। आखिरी और 13वां टॉपिक जो है वो कृषि है। तो ये हम लोगों के 13 टॉपिक हैं बेटा जो हमें करने हैं। कुछ टॉपिकों में आधा घंटा ही लगेगा, कुछ टॉपिकों में 2-3 क्लास लग जाएंगी। तो काफी ज्यादा जिसे कहते हैं अलग अलग आकार के टॉपिक्स हैं। इतना अगर आप कर लेंगे और जब भी आपको पेपर देना है तो आप आर्थिक और मानव भूगोल के संदर्भ में जो भी करंट अफेयर्स आएंगे उन करंट अफेयर्स को पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत से बहुत ज्यादा है। देखो अभी तक के जितने करंट अफेयर्स हैं वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अब आपको 26 का पेपर देना है, 27 देना है, 28 देना है, तो आपको करंट अफेयर्स को अपने अपडेट करना ही पड़ेगा। तो ये हमारे 13 टॉपिक्स हैं, जो 13 टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं। भौतिक भूगोल आपके जीएस पेपर 1 का भाग है, मेंस में ये जीएस पेपर 1 है। और आर्थिक और मानव भूगोल आपके जीएस पेपर 3 का भाग है, मेंस में। प्री में जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न बेटा सिर्फ और सिर्फ भौतिक भूगोल से, उसमें आर्थिक और मानव नहीं पूछा जाता। तो यहां से प्रश्न आएगा ही नहीं, लेकिन सिलेबस का भाग है तो हमें थोड़ी बातें समझनी पड़ेंगी। जो भी प्रश्न की शुरुआत होती है वो भौतिक और आर्थिक से होती है। भौतिक जीएस पेपर 1 में आता है और प्री में आता है, आर्थिक और मानव आपके जीएस पेपर 3 में आता है। तो सबसे पहले ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, जो इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कि भारत का भूगोल आपसे कहाँ पूछा जाता है, आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। अब बार बार पूछने मत आना कौन सी बुक पढ़नी है सर, एक बार बता दिया है बुक्स के बारे में। और आपको पाठ्यक्रम पता होना चाहिए, 13 के 13 टॉपिक आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको भारत के भूगोल में पढ़ने हैं। अब इससे पहले आप लोग पूछे मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने बोला कल से एटलस लेके जरूर आनी है। कौन सी एटलस लेनी है? अगर एटलस है तो कोई नई मत खरीदना, अगर नहीं है
तो स्टूडेंट वाली खरीदना, स्कूल वाली मत खरीदना। दो एटलसेस आती हैं, स्कूल एटलस और स्टूडेंट एटलस। स्कूल एटलस नहीं लेनी है आपको, आपको स्टूडेंट एटलस लेनी है। अगर स्कूल है तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि वो थोड़े लोअर लेवल की एटलस है, उसमें कुछ चीजें नहीं दे रखी होंगी। ठीक है, ऑक्सफोर्ड ले लो, अच्छी है। स्टडी टुडे ले लो, अच्छी है। ओरिएंट ब्लैक स्वान मत लेना, बेकार सी किताब है। हाँ ठीक है। हालांकि इसके बहुत ज्यादा नए एडिशन आ गए हैं, ये बहुत पुराना एडिशन है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास पुराना एडिशन भी है तो आपको नहीं लेने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा बदलाव नहीं होते। लग ही रहा है मोहनजोदाड़ो की खुदाई से निकला है। ठीक है, तो एटलस जो है वो स्टूडेंट एटलस लेना। ओके, तो आइए हम जरा बातचीत शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है बेटा हम लोगों को समझनी है, वो हम लोगों को समझनी है भारत की भौगोलिक स्थिति। अब बेटा जब हम लोग भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं, तो भौगोलिक स्थिति को हम लोग दो तरीके से समझते हैं। एक तो हम लोग समझते हैं भौतिक भूगोल के हिसाब से, और एक हम लोग समझते हैं राजनैतिक भूगोल के हिसाब से। तो एक भौतिक भूगोल के हिसाब से स्थिति होती है, एक राजनीतिक भूगोल के हिसाब से स्थिति होती है। भौतिक भूगोल के हिसाब से अगर आपको किसी भी क्षेत्र की स्थिति समझनी है, तो वहां पर हमें बेटा अक्षांशों के हिसाब से और रेखांशों के हिसाब से स्थिति समझनी होती है। अक्षांश का मतलब होता है लैटिट्यूड, और रेखांश का मतलब होता है लॉन्जिट्यूड। राजनीतिक तौर पे देखते हैं तो हमें पड़ोसी देश तथा जलाशयों के हिसाब से किसी भी क्षेत्र की स्थिति को समझना होता है, कि उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और उसके आसपास के जलाशय कौन से हैं। यही चीज देखने में बेटा आपको आज एटलस की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं है कोई बात नहीं। अब सबसे पहले हम लोग भौतिक स्थिति के बारे में बात करते हैं, फिजिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। तो बेटा जैसा मैंने बोला, जब हम भौतिक स्थिति के बारे में बात करते हैं, तो भौतिक स्थिति में हम लोग अक्षांशों और रेखांशों के हिसाब से चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अक्षांश और रेखांश होते क्या हैं। तो जब बेटा हम लोग अक्षांश की बात करते हैं, तो अगर ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता हुआ अगर हम एक गोला बनाते हैं, तो इसी गोले को बेटा हम लोग क्या बुलाते हैं, इसी गोले को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। विश्वत रेखा कहिए, इक्वेटर कहिए, जो कहना है कहिए। ये भूमध्य रेखा हमारी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर देती है, जिसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब अगर इस भूमध्य रेखा के समानांतर हम और भी गोले बनाते हैं, कुछ इस प्रकार से, तो ये भूमध्य रेखा के समानांतर हम लोगों ने जितने भी गोले बनाए हैं, जितनी भी रेखाएं खींची हैं, इन्हीं रेखाओं को हम लोग अक्षांश कहते हैं। तो सबसे पहले भूमध्य रेखा वो काल्पनिक गोला है, ये सब काल्पनिक है।
जो पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित कर देता है। और इस भूमध्य रेखा के समानांतर, इसके पैरेलल जितने भी काल्पनिक गोले बनाए जाते हैं, उन सभी काल्पनिक गोलों को हम लोग क्या बुलाते हैं? अक्षांश बुलाते हैं। तो भूमध्य के समानांतर जितने भी गोले बनते हैं, उन सभी को हम लोग अक्षांश कहते हैं। अब अक्षांश को आप लोग जानते होंगे, हम लोग डिग्री में नापते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि ये डिग्री कहां से आती है, क्योंकि यही डिग्री हमारे लिए जरूरी है। तो किसी भी क्षेत्र की डिग्री पता लगाने के लिए हमें क्या करना होता है? मान लीजिए ये पृथ्वी है, अब ये ध्यान से देखिएगा। यहां पृथ्वी की क्षेत्र पे या पृथ्वी की सतह पर कोई क्षेत्र मौजूद है। हमें इसकी डिग्री पता लगानी है, तो हम सबसे पहले बेटा भूमध्य रेखा बनाएंगे, क्योंकि भूमध्य रेखा की डिग्री कितनी होती है? 0 होती है। अब भूमध्य रेखा का जो केंद्र होगा, वही पृथ्वी का केंद्र होगा। अब भूमध्य रेखा पर सबसे पहले हम लोग एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, जो केंद्र को भूमध्य रेखा से मिला रही हो। और अब जिस भी क्षेत्र की डिग्री हमें पता लगानी है, उस क्षेत्र को हम लोग केंद्र से जोड़ दें। अब ध्यान से देखिएगा, जो हम लोगों ने नीली क्षैतिज रेखा बनाई है और जो हम लोगों ने ऑरेंज रेखा बनाई है, जो उस क्षेत्र को केंद्र से जोड़ रही है, उन दोनों के बीच में हमारे पास एक कोण मौजूद है। यही जो कोण होता है, यही कोण बेटा किसकी डिग्री होती है? अक्षांश की डिग्री होती है। मान लीजिए मैंने ये जो कोण बनाया है, ये कोण आता है 25 डिग्री का। उदाहरण है बस। तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की अक्षांश के अनुसार स्थिति क्या हो जाएगी? इस क्षेत्र की अक्षांश के अनुसार स्थिति हो जाएगी 25 डिग्री उत्तर। उत्तर इसलिए क्योंकि ये कौन से गोलार्ध में पड़ रहा है? उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है। अब ऐसे ही देखिए, अगर मैं यहां पर कोई क्षेत्र ले लेता हूं और यहां से मैं एक क्षैतिज रेखा बना देता हूं, और फिर इस क्षेत्र को मैं केंद्र से मिला देता हूं, तो अब कोई कोण बनेगा। मान लीजिए 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बेटा अब ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का अक्षांश कितना हो जाएगा? 45 डिग्री दक्षिण। तो हमें क्या करना है? ऐसे देखिएगा, 3D है क्योंकि ये, मान लीजिए ये वो सतह है जहां पर भूमध्य रेखा मौजूद है। ये मेरे हाथ के चारों तरफ भूमध्य रेखा है। अब मैंने यहां पर कोई क्षेत्र लिया है, तो मुझे क्या करना है? इस क्षेत्र को पृथ्वी के केंद्र से जोड़ देना है। मान लीजिए ये पेन जो है, ये इस क्षेत्र को पृथ्वी के केंद्र से जोड़ रहा है। अब मेरा हाथ क्या है? भूमध्य रेखा है। क्या मेरे हाथ और इस पेन के बीच में कोई कोण नहीं है? यही जो कोण है, यही कोण किसका कोण होता है बेटा? अक्षांश का कोण। अब अगर इसी कोण को बिना हिलाए मैं पृथ्वी के ऊपर इस पेन से एक गोला खींच दूं, तो क्या उस गोले के ऊपर जितने भी क्षेत्र आएंगे, उन सारे के सारे क्षेत्रों का एक ही कोण नहीं होगा? वही गोला क्या कहलाता है? वही गोला अक्षांश कहलाता है। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। जैसे
सॉरी हिंदी मेरी थोड़ी कमजोर है, कई लोग जानते हैं यहाँ पे। इंग्लिश में हमारे पास एक शब्द होता है, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, जिनके पास 11th में मैथ्स होगी उन्होंने जरूर पढ़ा होगा, लोकस। लोकस का मतलब होता है पाथ, एक पथ होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ शर्तें रखी कि इस कोण को नहीं बदला जाएगा, और उन शर्तों के अनुसार एक पथ बना दिया। यही जो पथ है, यही पथ क्या कहलाता है? यही पथ अक्षांश कहला जाता है, या फिर लैटिट्यूड कहलाता है। तो अब आप इस गोले के ऊपर कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, उन सबका कोण पृथ्वी के केंद्र के साथ क्या होगा? बराबर ही होगा। तो इस तरीके से बेटा हम लोग क्या नापते हैं? इस तरीके से हम लोग अक्षांश नापते हैं, और इस तरीके से हम लोग अक्षांश बनाते भी हैं। तो अगर आपसे भौतिक तौर पे पहुंचे पूछा जाए कि अक्षांश क्या होता है, तो आप सीधे सीधे लिख देंगे, मतलब कोई पूछेगा नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए। आप सीधे सीधे लिख देंगे कि जितने भी गोले भूमध्य रेखा के समानांतर होते हैं, उन सभी गोलों को क्या बोला जाता है? अक्षांश बोला जाता है। सीधी सीधी परिभाषा है। अगर आपसे मैथमेटिकल तौर पे ये पूछा जाए कि अक्षांश क्या होता है, तो अक्षांश पृथ्वी की सतह पर एक काल्पनिक पथ होता है, जिसका कोण केंद्र से हमेशा समान रहता है, उसका कोण केंद्र से नहीं बदलता है। तो अब आपको जो भी परिभाषा समझनी है, आप वो परिभाषा समझ सकते हैं। परिभाषा आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन तब भी छोटी छोटी चीजों की परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए। तो बात समझ में आई अक्षांश क्या होता है? अक्षांश में सबसे पहले हम लोग भूमध्य रेखा बनाएंगे। भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। जिस क्षेत्र का भी अक्षांश जानना होगा, उसे भूमध्य रेखा के केंद्र से जोड़कर भूमध्य रेखा के साथ उसका कोण देख लेंगे। तो अब अगर हम लोग भारत की बात करते हैं बेटा, तो इतनी बात तो आप सभी लोग जानते होंगे, भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, दक्षिणी में तो नहीं पड़ता है। किसी को कोई ऐसा शक तो नहीं है कि भारत दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है? इतना तो कभी ना कभी एटलस को देखा ही होगा। ये जो आधे लोग मुझे मुंह खोल के देख रहे हैं, इनको पहली बार पता लगा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, और भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है, अगर हम लोग भारत का एक छोटा सा मैप बना लें, भारत का मैप आपको बनाना आना चाहिए। थोड़ा समय लगेगा लेकिन सीख जाएंगे। परफेक्ट नहीं बनाना है, देखो मेरा भी अदरक जैसा ही बना है, लेकिन ऐसा बनाना है। अब भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है, वो अक्षांशीय स्थिति बेटा 8 डिग्री उत्तर और 37 डिग्री उत्तर के बीच में है। ये वाली बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो अगर हम लोग भारत की अक्षांशीय स्थिति देखते हैं, तो भारत की अक्षांशीय स्थिति के अनुसार भारत की जो कुल अक्षांशीय सीमा है, वो लगभग 29 डिग्री की है। अब हर एक अक्षांश के बीच का, यानी कि हम हर डिग्री पे अक्षांश बनाते हैं, यहाँ पे 60 डिग्री भी बना होगा, यहाँ पे 6 डिग्री भी बना होगा, यहाँ पे 5 डिग्री भी बना होगा। हर अक्षांश के बीच का जो दूरी होती है, वो 111 किलोमीटर की होती है। ये पूछा भी था यूपीएससी ने, बहुत पहले पूछती थी। तो हम 29 को अगर 111 से गुणा कर लेते हैं, तो हमारे पास भारतीय क्षेत्रफल की कुल लंबाई आ जाती है। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मैंने बता दिया है। अब यही 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच बेटा एक बहुत ही जरूरी अक्षांश पड़ता है, जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर का अक्षांश है। लगभग ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग कर्क रेखा की बात करते हैं, तो कर्क रेखा के नीचे लगभग भारत का 15 डिग्री अक्षांश मौजूद है, 8 से लेकर 23 तक, और कर्क रेखा के ऊपर भारत का लगभग 14 डिग्री का अक्षांश मौजूद है, 23 से लेकर 37 तक। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं
कि जो कर्क रेखा है वो कर्क रेखा लगभग भारत को दो बराबर भागों में बांट देती है। ये चीज हमारे लिए थोड़ी सी जरूरी है कि कर्क रेखा जो है वो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। ये चीज जब हम भारत की जलवायु पढ़ेंगे तो जलवायु में काफी ज्यादा काम में आएगी। अब इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है आपसे, अगर हम कर्क रेखा की बात करते हैं तो कर्क रेखा बेटा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद कर लोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो और भी अच्छा है। अगर हम लोग भारत का मैप देखते हैं तो बेटा ये हम लोगों के राज्य हैं। और देखिए मैंने ऐसा ही मैप चुना है जिसमें आपको कर्क रेखा भी दिखाई दे रही है। अब अगर आप पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर, जैसा आपको अच्छा लगे, याद रखेंगे तो सबसे पहले आपको गुजरात दिखेगा। गुजरात के बाद राजस्थान का थोड़ा सा भाग दिखेगा। इसके बाद आपको मध्य प्रदेश दिखेगा, छत्तीसगढ़ दिखेगा, झारखंड दिखेगा, पश्चिम बंगाल दिखेगा। अब यहां तक तो सब ठीक है। पूर्वोत्तर राज्यों के मैप में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। पूर्वोत्तर राज्यों का मैप आपके लिए जरूरी भी है। पूर्वोत्तर राज्यों में याद रखिएगा दो ही राज्य हैं जिनके द्वारा कर्क रेखा निकलती है, एक त्रिपुरा है और एक मिजोरम है। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिन राज्यों के द्वारा क्या होती हुई निकल रही है, कर्क रेखा होती हुई निकल रही है। अब यूपीएससी आपसे प्रश्न इसमें ऐसे नहीं पूछता है कि इनमें से कौन से राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। यूपीएससी आपसे उल्टा प्रश्न पूछता है, इनमें से कौन से राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको आठों के आठों मालूम होने चाहिए, वरना नहीं गुजरने वाले का उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए आठों याद करने पड़ेंगे। ज्यादातर लोग गुजरात से मिजोरम याद रखते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो याद रख लेना। कई बार वो आपसे क्रम लगाने को भी कह देता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगाइए या पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम लगाइए। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि याद क्रम अनुसार ही रखिएगा। तो इनको याद कर लेना आज के आज में ही। कौन कौन से राज्य हैं मैं लिख देता हूं। गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। मैं पहले पश्चिम बंगाल पे पहुंच गया। पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो ये 8 राज्य हैं जहां से क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। अब ये अक्षांशीय स्थिति हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि बेटा अक्षांशों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है जलवायु पे। जलवायु किस पर निर्भर करती है? जलवायु अक्षांशों पर निर्भर करती है। हमारे पास सबसे कम डिग्री का अक्षांश कौन सा होता है? भूमध्य रेखा, जो 0 डिग्री की अक्षांश होती है। और हमारे पास डिग्री के हिसाब से बेटा सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा होता है? ध्रुव। ध्रुव कितने डिग्री का अक्षांश होता है? 90 डिग्री का अक्षांश। ये हमारा जो पुराना वाला डायग्राम है, अगर हम यहां पर सीधा सीधा 90 डिग्री का कोण बना देते हैं तो इस कोण के अंत में हमारे पास ये जो दो बिंदु आएंगे, इन्हीं को हम लोग नॉर्थ पोल साउथ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब
जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, वैसे वैसे बेटा जो तापमान है वो तापमान कम होता जाता है। ऐसा क्यों होता है, जलवायु विज्ञान में पता लगेगा। ये सूर्य की किरणों की वजह से होता है। भूमध्य रेखा पे बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती हैं और ध्रुवों पे बिल्कुल तिरछी किरणें पड़ती हैं, इसलिए तापमान में अंतर आता चला जाता है। अब इसी तापमान के हिसाब से हम लोगों ने भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को कुछ जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है, जो आपको पता होना चाहिए। बेटा 0 से लेके और 10 डिग्री तक जो जलवायु क्षेत्र आता है, उस जलवायु क्षेत्र को हम लोग भूमध्य क्षेत्र कहते हैं। ये वो क्षेत्र है जिसको बहुत ज्यादा सीधी किरणें मिलती हैं सूर्य की, और क्योंकि इसको बहुत ज्यादा सीधी किरणें मिलती हैं सूर्य की, इस क्षेत्र का तापमान पूरे के पूरे साल अधिक ही रहता है। यानी कि इस क्षेत्र में सर्दियां आती ही नहीं है कभी भी। इसके बाद 10 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को बेटा हम लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ये अभी से याद रखना, जलवायु विज्ञान में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। इस क्षेत्र में भी तापमान हमेशा ऊपर ही रहते हैं। सर्दी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 60 दिन की होती है। और सर्दियों में भी ऐसा नहीं है कि तापमान में काफी ज्यादा गिरावट आती है। सर्दियों में भी बेटा जो तापमान है वो तापमान सुहावना ही रहता है। अब भूगोल में ये वाली बात भी याद रखिएगा। भूगोल में बेटा गर्म तापमान का मतलब होता है ऐसा तापमान जो 28 डिग्री से ऊपर है। अगर मैं कह रहा हूं कि यहां का तापमान हमेशा गर्म ही रहता है, इसका मतलब यहां का तापमान सामान्यतः 28 डिग्री से ज्यादा ही रहता है। भूगोल में सुहावने तापमान का मतलब है वो तापमान जो 18 से 28 के बीच होता है। तो उष्ण कटिबंधीय में क्या होता है, तापमान हमेशा ज्यादा ही रहता है, लेकिन 60 दिन का एक ऐसा समय आता है जिसमें तापमान क्या हो जाता है, सुहावना हो जाता है, यानी कि तापमान 28 से कम हो जाता है। उसी अवधि को बेटा हम लोग इस क्षेत्र में क्या बुलाते हैं, सर्दियां बुलाते हैं। अब 23.5 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक जो क्षेत्र होता है, उसे हम लोग उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसे उपोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है वो उष्ण कटिबंधीय जैसा ही होता है। यहां पर भी तापमान अधिक रहता है, लेकिन यहां पर जो सर्दियां हैं वो सर्दियां 90 दिन की होती, 60 दिन की नहीं होती है वहां की तरीके से, 90 दिन की सर्दियां होती हैं। और यहां पर भी सर्दियों में मौसम अधिकतर कैसा रहता है, सुहावना ही रहता है। इसके बाद 30 से 45 आता है। इसे हम लोग गर्म शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं, वार्म टेम्परेट रीजन। अब ये जो गर्म शीतोष्ण होता है, यहां पर बेटा 6 महीने गर्मियां रहती हैं और 6 महीने सर्दियां रहती हैं।
शीतोष्ण में हमेशा बराबर रहेगा, 6 महीने गर्मियां 6 महीने सर्दियां। जब गर्मी होती है तो यहां का तापमान सुहावना होता है, और जब सर्दियां होती हैं तो यहां का तापमान 8 से 0 के बीच रहता है। इसे हम लोग इंग्लिश में कूल टेम्परेचर कहते हैं। हिंदी में कूल और कोल्ड दोनों के लिए एक ही शब्द होता है, ठंडा, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग होता है। इसके बाद 45 से 60 आता है, जिसे हम लोग ठंडा शीतोष्ण कहते हैं। जब हम ठंडे शीतोष्ण के बारे में बात करते हैं तो ये गर्म शीतोष्ण जैसा ही होता है, लेकिन जो सर्दी का तापमान है वो 0 से नीचे चला जाता है, यानी कि यहां पे बर्फबारी होती है। गर्म शीतोष्ण और ठंडे शीतोष्ण में बेटा यही फर्क होता है, गर्म शीतोष्ण में सर्दियों का तापमान 0 से ऊपर रहता है, लेकिन ठंडे शीतोष्ण में सर्दियों का तापमान जो है वो 0 से नीचे चला जाता है। बाकी सब एक ही जैसा है, 6 महीने की गर्मी है, 6 महीने की सर्दी है, गर्मियों का तापमान सुहावना रहता है ठंडे शीतोष्ण में भी। और इसके बाद आखिरी क्षेत्र आता है 60 से 90 डिग्री, जिसे हम लोग ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। इस ध्रुवीय क्षेत्र में बेटा जो तापमान है ये हमेशा ही 0 से कम रहता है, 0 से अधिक तापमान नहीं होता है। तो ये हम लोगों के जलवायु क्षेत्र हैं अक्षांशों के अनुसार, जो आपको पता होने चाहिए। पहली बात तो भूमध्य क्षेत्र है, फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, फिर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, फिर गर्म शीतोष्ण क्षेत्र है, फिर ठंडा शीतोष्ण क्षेत्र है, और फिर ध्रुवीय क्षेत्र है। 6 जलवायु विभाजन हैं जो पूरी की पूरी दुनिया में चलते हैं। भूमध्य क्षेत्र 0 से 10, तापमान हमेशा अधिक। 10 से 23 उष्णकटिबंधीय, तापमान अधिक, सर्दियां 60 दिन की ज्यादा से ज्यादा, सर्दियों में सुहावना तापमान। 23.5 से 30 डिग्री उपोष्ण कटिबंधीय, अधिक तापमान, सर्दियां 90 दिन की, सुहावना तापमान। गर्म शीतोष्ण 30 से 45 डिग्री, 6 महीना गर्मी 6 महीना सर्दी, गर्मियों में सुहावना तापमान, सर्दियों में तापमान 0 से 8 के बीच में। 45 से 60 ठंडा शीतोष्ण, 6 महीने गर्मी 6 महीने सर्दी, गर्मियों में सुहावना तापमान, सर्दियों में 0 से कम तापमान, बर्फबारी। और ध्रुवीय क्षेत्र 60 से 90 डिग्री, जहां पे तापमान हमेशा ही किससे कम रहता है, 0 से कम रहता है। तो ये 6 क्षेत्र हैं बेटा, इनको अभी से याद कर लेना, जब भारत की जलवायु समझेंगे और जब जलवायु विज्ञान समझेंगे, उन दोनों में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होगा। अब जरा भारत को देखना एक बार। अब अगर हम भारत को देखते हैं तो भारत का जो मध्य और दक्षिणी भाग है, वो मध्य और दक्षिणी भाग लगभग बेटा कौन से क्षेत्र में आ जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ जाता है। इसलिए मध्य और दक्षिणी भाग में आप लोग देखेंगे सर्दियों जैसी चीजें ज्यादा होती ही नहीं। इसके बाद अगर हम लोग यहां पर 30 डिग्री बना देते हैं तो भारत का जो उत्तरी मैदानी भाग है, वो उत्तरी मैदानी भाग कौन से क्षेत्र में आ जाता है, उपोष्ण कटिबंधीय में आ जाता है। हम कौन से क्षेत्र में मौजूद हैं, उपोष्ण कटिबंधीय में मौजूद हैं। और 30 डिग्री के ऊपर जो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का इलाका है वो किस में आ जाता है, वो गर्म शीतोष्ण में आ जाता है। तो ये 3 जलवायु क्षेत्र हैं जो भारत में मौजूद हैं, किसके हिसाब से,
अक्षांशों की स्थिति के हिसाब से। इसीलिए अगर आप कहीं पर भी पढ़ेंगे तो वो लिख कर देंगे कि भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है, क्योंकि भारत का अधिकतर क्षेत्रफल कौन से भाग में आ रहा है? उष्ण कटिबंधीय में आ रहा है। यानी कि भारत में अधिकतर जो तापमान है बेटा, वो तापमान कैसे रहते हैं? तापमान अधिक रहते हैं। भारत एक गर्म क्षेत्र है। तो अभी के लिए अगर हम भारत की जलवायु की बात करते हैं तो आपको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। तो ये पहली बात है बेटा जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अक्षांश क्या होते हैं। फिर हमें ये पता होना चाहिए अक्षांश कैसे बनाए जाते हैं। फिर हमें भारत की अक्षांशीय स्थिति पता होनी चाहिए। रट्टा मार लेना, 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री उत्तर के बीच में भारत स्थित है। इसके बाद हमें यह पता होना चाहिए कि भारत के लगभग बीच में से कौन सा अक्षांश निकल जाता है? कर्क रेखा निकल जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जरूरी क्यों है? जलवायु विज्ञान में पता लगेगा। भारत के कितने राज्यों से होती हुई निकलती है? 8 राज्यों से होती हुई निकलती है। उनका रट्टा आपने मार लिया होगा या मार लीजिएगा। अब अक्षांश क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? क्योंकि अक्षांश किसी भी क्षेत्र की जलवायु स्थिति बताते हैं। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान कम होता चला जाता है। तापमान कम होने की वजह से हम लोगों ने 0 से लेके 90 डिग्री तक का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को 6 अलग-अलग जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है। इन जलवायु क्षेत्रों को याद रखिएगा। कौन-कौन से क्षेत्र हैं? भूमध्य क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, गर्म शीतोष्ण क्षेत्र है, ठंडा शीतोष्ण क्षेत्र है और ध्रुवीय क्षेत्र है। इतना याद रखेंगे तो बहुत है कि जैसे जैसे हम भूमध्य क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाते हैं वैसे वैसे सर्दियों की अवधि बढ़ती चली जाती है और गर्मियों की अवधि कम होती चली जाती है। भूमध्य क्षेत्र में सर्दी नाम की कोई चीज नहीं होती और ध्रुवीय क्षेत्र में गर्मी नाम की कोई चीज नहीं होती। भारत की बात करते हैं। भारत का अधिकतर भाग, मध्य और दक्षिण भाग कहाँ पे पड़ता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। जो उत्तरी मैदान है, गंगा के मैदान है, वो कौन से क्षेत्र में पड़ते हैं? उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ते हैं। और जो ऊपर के पहाड़ी इलाके हैं वो किस में पड़ते हैं? गर्म शीतोष्ण में पड़ते हैं। भारत का लगभग 60% से ज्यादा क्षेत्रफल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। इसीलिए सामान्यतः हम लोग भारत को एक उष्णकटिबंधीय देश बुलाते हैं जलवायु के हिसाब से। और इतना ज्यादा क्षेत्रफल अगर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है तो ये क्या दर्शाता है कि भारत में तापमान अधिकतर कैसे रहते हैं? अधिक ही रहते हैं। भारत एक गर्म देश है। तो इतनी कहानी है जो अक्षांशों के हिसाब से आपको पता होनी चाहिए। इसके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ लिख लीजिए, फिर रेखांश पे चलते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति। इसमें लिखिए, किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का वर्णन, किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का वर्णन भौतिक व राजनैतिक, भौतिक व राजनैतिक आधारों पर किया जाता है। आधारों पर किया जाता है। जहां भौतिक स्थिति में, जहां भौतिक स्थिति में अक्षांश और रेखांशों के आधार पर, अक्षांश
और रेखांशों के आधार पर उस क्षेत्र को परिभाषित करते हैं। उस क्षेत्र को परिभाषित करते हैं। जबकि राजनैतिक स्थिति में जबकि राजनैतिक स्थिति में पड़ोसी देश पड़ोसी देश व जलाशयों के आधार पर व जलाशयों के आधार पर वर्णन किया जाता है। वर्णन किया जाता है। विराम। अगला पैराग्राफ। अक्षांश पृथ्वी की सतह पर खिंची अक्षांश पृथ्वी की सतह पर खिंची काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी भी क्षेत्र का कोण जो किसी भी क्षेत्र का कोण पृथ्वी के केंद्र से मापने में सहायता करती है। पृथ्वी के केंद्र से मापने में सहायता करती है। कॉमा। इन्हीं रेखाओं के आधार पर इन्हीं रेखाओं के आधार पर विशेषज्ञ जलवायु परिस्थितियां समझते हैं। विशेषज्ञ जलवायु परिस्थितियां समझते हैं। विराम। अक्षांशों के आधार पर अक्षांशों के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा इसका दक्षिणी भाग तथा इसका दक्षिणी भाग जो तमिलनाडु में स्थित क्षेत्र कन्याकुमारी है। जो तमिलनाडु में स्थित क्षेत्र कन्याकुमारी है 8 डिग्री अक्षांश पर पड़ता है। 8 डिग्री अक्षांश पर पड़ता है तथा इसका उत्तरी भाग तथा इसका उत्तरी भाग जो लद्दाख में है जो लद्दाख में है 37 डिग्री उत्तर अक्षांश पर पड़ता है। 37 डिग्री उत्तर अक्षांश में पड़ता है। यानी भारत की कुल अक्षांशीय सीमा यानी भारत की कुल अक्षांशीय सीमा
लगभग 29 डिग्री की है। लगभग 29 डिग्री की है। और इस आधार पर और इस आधार पर भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, और इस आधार पर भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई लगभग 3220 किलोमीटर की है। 3220, लगभग 3220 किलोमीटर की है। हाँ, 3220। विराम। अगला पैराग्राफ। लेकिन अक्षांशों के आधार पर, लेकिन अक्षांशों के आधार पर अगर भारत की जलवायु स्थिति देखी जाए, अगर भारत की जलवायु स्थिति देखी जाए, तो कर्क रेखा, तो कर्क रेखा भारत को लगभग दो समान भागों में विभाजित कर देती है। भारत को लगभग दो समान भागों में विभाजित कर देती है। जिसके कारणवश, जिसके कारणवश भारत का मध्य व दक्षिणी भाग, भारत का मध्य व दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। जबकि उत्तरी भारत में गंगा के मैदान, जबकि उत्तरी भारत में गंगा के मैदान उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। तथा जम्मू कश्मीर, लद्दाख व हिमाचल प्रदेश, तथा जम्मू कश्मीर, लद्दाख व हिमाचल प्रदेश गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में पड़ जाते हैं। गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में पड़ जाते हैं। कॉमा। अधिकतर भाग 30 डिग्री के नीचे होने के कारण, अधिकतर भाग 30 डिग्री के नीचे होने के कारण वर्ष में 9 से 10 महीने, वर्ष में 9 से 10 महीने तापमान गर्म ही रहते हैं। तापमान गर्म ही रहते हैं।
कॉमा सर्दियों की अवधि छोटी होती है। सर्दियों की अवधि छोटी होती है तथा तथा इन दिनों मौसम सुहावना रहता है। इन दिनों मौसम सुहावना रहता है। इसी कारणवश इसी कारणवश जलवायु के अनुसार जलवायु के अनुसार भारत को उष्ण कटिबंधीय देश माना जाता है। भारत को उष्ण कटिबंधीय देश माना जाता है। विराम।